नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे बदायूं से, जहां पर किसानों और पीड़ित परिवारों का धरना 23वें दिन भी जारी रहा। और साथ ही बात होगी चंदौली की, जहां पर भाजपा का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 448 में से 442 बूथ अध्यक्ष शामिल हुए। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बदायूं में किसानों और पीड़ित परिवारों का धरना 23वें दिन भी जारी रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में पूर्व कमिश्नर बाबा हरदेव सिंह विचार मंच के बैनर तले चल रहे धरने में वक्ताओं ने खाद की समस्या, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय व्यवस्था को लेकर सरकार प्रशासन पर सवाल उठाए। मंडल अध्यक्ष डॉक्टर हरिनंदन सिंह समेत अन्य नेताओं ने पीड़ितों को न्याय दिलाने और लंबित मामलों में कार्रवाई की मांग की। धरना नेतृत्वकर्ता रोहिताज सिंह पटेल ने कहा कि 23 दिन बाद भी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई है। इस मौके पर बनवारी सिंह यादव, विधानसभा अध्यक्ष दातागंज महिला प्रकोष्ठ की जिला उपाध्यक्ष राम बेटी डॉक्टर जुल्फिकार अली, विनोद साहू आदि लोग मौजूद रहे। बदायूं से सीनू संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय में भाजपा का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 448 में से 442 बूथ अध्यक्ष शामिल हुए। मुख्य अतिथि मीना चौबे ने बूथ अध्यक्षों से संवाद कर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बूथ अध्यक्ष संगठन की अहम कड़ी है और चुनाव में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। सम्मेलन में संगठन मजबूती, मतदाताओं से संपर्क बढ़ाने और चुनावी रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन में मुगलसराय विधायक रमेश जायसवाल, राणा सिंह, किरण शर्मा, अभिमन्यु सिंह, डॉक्टर KN पांडे सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सुरेश मौर्य ने किया, जबकि अध्यक्षता बूथ अध्यक्ष रामवृक्ष प्रसाद शर्मा ने किया। आज 22 अप्रैल को समस्त उत्तर प्रदेश के समस्त विधानसभाओं में बूथ अध्यक्ष का सम्मेलन निश्चित है। इसी क्रम में मुगलसराय विधानसभा में मेरा आना हुआ है। यहाँ पर इस विधानसभा के समस्त बूथ अध्यक्ष रहे। बूथ अध्यक्ष का सम्मेलन था। इस सम्मेलन में निश्चित रूप से सभी बूथ अध्यक्षों से संवाद का कार्यक्रम था और संवाद ऐसा जो कि दोनों तरफ से बातचीत हम सब लोगों ने किया, एक दूसरे का उत्साहवर्धन किया, संगठन में क्या करना है, उनके लिए क्या करना चाहिए, आने वाला चुनाव है, उनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दी गई और उनको जो है आगे किस तरह से कमर कस करके 2027 के चुनाव में आगे बढ़ना है, इसकी पूरी रूपरेखा यहाँ तय की गई है। और बूथ अध्यक्षों से एक तरह से इंटरेक्शन का भी कार्यक्रम था। सभी लोग आए हैं इस सम्मेलन में, सबसे वार्ता होना, संवाद होना अपने कार्यकर्ताओं से, सबको सुखद रहा। सारे बूथ अध्यक्षों के चेहरे पर एक खुशी दिखाई दे रही थी, जैसा कि लग रहा था, क्योंकि इतने बड़े कार्यक्रम में एक मुश्त वो सब आए थे, तो ये बहुत अच्छा लगा। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। गाजियाबाद के MMG अस्पताल के कई वार्ड जर्जर हालत में पहुंच गए हैं। A ब्लॉक, B ब्लॉक और सर्जिकल वार्ड की छतों, दीवारों की खराब स्थिति से मरीजों और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। अस्पताल प्रशासन ने मरम्मत के लिए शासन को पत्र भेजा है और मरीजों की सुरक्षा को देखते हुए वार्डों की अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। बजट स्वीकृति मिलने के बाद मरम्मत कार्य शुरू कराया जाएगा। सर, MMG अस्पताल की भवन की जर्जरता को लेकर आपके माध्यम से क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ये जो हमारा हॉस्पिटल है 1956 का बना हुआ है और पिछले 3 साल पहले ये जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है ये शासन द्वारा निष्प्रयोज्य की जा चुकी है, लेकिन अन्यत्र कहीं स्थान नहीं था हॉस्पिटल चलाने का, तो चलाया जा रहा था। और अभी जब से बारिश शुरू हुई है तब से इसकी कंडीशन और ख़राब हो रही है। जगह जगह से ये उसकी छतें और दीवारें वो गिरती रहती हैं और भविष्य में भी संभावनाएं हो रही हैं कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो। तो इस संबंध में मेरे द्वारा शासन को भी लिखा गया है, DG साहब को भी लिखा गया है और माननीय विधायक जी को भी अवगत कराया था, और जिलाधिकारी जी को भी मैंने इसके अवगत कराया हुआ है। तो उन्होंने भी सहयोग दिया था, कहा कि जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पे इसको शिफ्ट किया जाए, मतलब कहाँ पे इसको शिफ्ट किया जा सकता है। तो इसी में इसको चल रहा है, क्योंकि अभी
हमारे पास में इतना बड़ी जगह नहीं है कि सारे डिपार्टमेंटों को शिफ्ट कर दिया जाए। ये जो निष्प्रयोज्य वाली जो बिल्डिंग है, 3 बिल्डिंग है हमारी, ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है और जो सर्जिकल वार्ड है, उसको हम अभी अति शीघ्र इसको जो है ना शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दूसरी जगह कहीं वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाए। तो काफ़ी जगह हमने कर भी दी है। तो मेरा अभी मैंने मिशन निदेशक को भी लेटर लिखा है कि जो हमारी पीछे क्रिटिकल केयर ब्लॉक जो बन रहा है वो बजट न होने के कारण अधूरा पड़ा हुआ है, जिसको कंप्लीट होना था सितंबर 25 में, जिसको कंप्लीट होना था, परंतु वो अभी तक नहीं हुआ है। इस वजह से हमको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो बन जाता या अतिशीघ्र बन जाए तो हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, ताकि हमारा जो हॉस्पिटल है ये उसमें शिफ्ट हो जाए वैकल्पिक रूप से। तो मुख्य रूप से अस्पताल के किन किन विभागों में मरीजों की असुरक्षा बनी हुई है, ज़्यादा परेशानी किन विभागों में? बिल्कुल, ये हमारा जो पुराना जो भवन है जिसमें हमारा सर्जिकल ओटी भी है, ऑपरेशन थिएटर है, सर्जिकल वार्ड है जिसमें ऑपरेशन के बाद में पेशेंट को शिफ्ट करते हैं, महिला वार्ड है, और हमारा जो रेडियोलॉजी और अल्ट्रासाउंड कमरा है, ये सभी जगह असुरक्षित हैं। इनको मेरा प्रयास है कि अतिशीघ्र कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दें बैकअप कुछ समय के लिए। और साथ ही आपके माध्यम से भी मैं अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसमें बजट अगर आवंटित हो जाता है तो इस काम को जो है ना जल्दी से शुरू कराया जाए। तो आपके पत्र का कोई जवाब अभी तक आया है शासन से या प्रशासन से? नहीं, अभी मेरी जो फ़ोन पे वार्ता हुई है तो उसमें यही है कि हम जल्दी से जल्दी जो क्रिटिकल केयर ब्लॉक है उसको पैसे हम लोग बजट आवंटित कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है, इसलिए काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा मामले और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी, कथित बदसलूकी का विरोध जताया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरव पांडे ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों और विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और छात्रों को न्याय दिलाने की मांग की। हम लोगों का जंतर मंतर पे जो छात्रों के विरुद्ध लाठीचार्ज की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फायरिंग की गई, छात्र कई घायल हैं, अस्पताल में पड़े हैं, माता पिता उनके विचलित हैं, कुछ लोग गायब हैं। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो आरएफ के लोग थे उनका टैग क्यों नहीं था? सादी वर्दी में क्या आरएसएस के गुंडे थे? किस तरीके से सरकार पूरी तरह से बर्बरता पे उतर आई है कि 154 पेपर से ज्यादा धर्मेंद्र प्रधान लीक करा चुके हैं, लीक मंत्री हैं वो, उनका इस्तीफा मोदी सरकार क्यों नहीं ले रही है? जब छात्रों से मिलने हमारे नेता राहुल गांधी हॉस्पिटल गए, देखे तो उनको देख नहीं पाए और तत्काल वो प्रियंका गांधी के कानों में बोले कि पीएम आवास पे शांतिपूर्ण धरना देना है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना है। वो इस्तीफे की मांग कर रहे थे, उनको जबरन उठा लिया गया। हम लोग अब प्रधानमंत्री मोदी जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा के पूरे देश में दोबारा चुनाव कराया जाए, इसकी मांग है हमारी। और जब तक ये मांग नहीं पूरी होगी, पूरी कांग्रेस पार्टी दिल्ली से लेकर पूरे भारतवर्ष में प्रदर्शन जारी रखेगी। आप पुलिस फोर्स को देख रहे हैं, पूरे जनपद कौशाम्बी में मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, किस कानून के तहत हमारे पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट किया गया? 2 दिन पहले मैंने एलआई को सूचना दी थी कि हमारा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है, इसको अभी मुझे डिटेन करने की कोशिश की गई चरवा एसआई द्वारा। इसके खिलाफ भी मैं धरना दूंगा एसपी कार्यालय में जाके। ये पुलिस प्रशासन, पुलिस के दम पर गुंडागिर्दी कब तक करेगी? ये सरकार क्या चाहती है? पुलिस को आगे करके ये अपने आप को बचाना चाहती है? ये सरकार है, शर्म करे सरकार, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारी मांग है सरकार से कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ पर बेरोजगार छात्र ने एक विज्ञापन जारी किया है जिसमें 70 साल तक के अध्यापकों को दोबारा विद्यालयों में तैनाती की व्यवस्था की गई है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो नौकरी दे नहीं पा रही है। 70 साल जो तैनाती थी उनकी क्या व्यवस्था कर पाएगी?
69,000 शिक्षक भर्ती आप देख रहे हैं, हो नहीं पा रही है। किसी भी तरीके से किसी बेरोजगारों को नौकरी मिल नहीं रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, स्मार्ट मीटर पे अभी भी लोग उत्पीड़न का शिकार है, बिल दुगना आ रहा है, डीएपी खाद मिल नहीं रही है, सरकार पूरी तरह से फेल है। छात्र के हित में ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमारे जननायक राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी इसके लिए अग्रसर हैं और हम लोग उनके साथ बराबर कदम से कदम मिलाते हैं। यूपी सरकार 60 साल के रिटायर्ड शिक्षकों को फिर से 10 साल के लिए नौकरी रख रही है। 60 साल के रिटायर्ड शिक्षकों को कैसे रखेगी वो? जब अग्निवीर योजना लाके 4 साल में जवानों को रिटायर कर दे रही है तो कहां से दे पाएगी? शिक्षा में शासनादेश जारी हुआ है। शासनादेश जारी हुआ है तो जो बेरोजगार है उनकी भर्ती क्यों नहीं हो? 69,000 शिक्षक की भर्ती क्यों नहीं हो रही? हमारी सरकार से मांग है पहले उनकी भर्ती करे, तो जो रिटायर है उनको फिर दोबारा से लाएगी। अभी तो 69,000 शिक्षक भर्ती ही पेंडिंग है। नहीं, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता इम्तियाज की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के भवनों पर प्रस्तावित ध्वस्तीकरण कार्रवाई का विरोध किया है। सपा का आरोप है कि ये कार्रवाई राजनीतिक देशभावना से की जा रही है, जिससे हजारों छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो सकती है। पार्टी ने कहा कि यूनिवर्सिटी का निर्माण सभी आवश्यक प्रक्रियाओं के तहत हुआ था और 38 भवनों को तोड़ने का आदेश छात्र हित के खिलाफ है। सपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के मामले में हस्तक्षेप कर कार्रवाई रोकने और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने की मांग की है। धरना प्रदर्शन में कांठ विधायक कमाल अख्तर ठाकुर द्वारा, विधायक नवाब जान, बिलारी विधायक मोहम्मद फहीम आदि लोग मौजूद रहे और अपनी जो मांग है उसको रखा है और ये कहा है कि भाई बच्चों की तालीम डिस्टर्ब ना हो और उसका ऐसा कोई हल निकाल दिया जाएगा यूनिवर्सिटी को कोई नुकसान ना हो। समाजवादी पार्टी मुरादाबाद द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश के ऊपर जिला अधिकारी रामपुर द्वारा जो जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को तोड़ने का, डेमोलिश करने का जो आदेश है, उस आदेश के विरोध में हम लोगों ने धरना दिया था और एक ज्ञापन हमने माननीय मंडलायुक्त महोदय को दिया है, जिसके अंदर हमने मांग की है, हमने कहा है उनसे कि पंचायती एक्ट अधिनियम के तहत गांव सभा जो सिंगाखेड़ा है 1947 पंचायत राज एक्ट के तहत, उसमें कहीं पर भी अनुमति का प्रावधान नहीं था। इसके अलावा देश की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो गांवी एरिया में बनी हैं, जो और एरिया में बनी हैं, तो अकेली जौहर यूनिवर्सिटी के का ही मामला है या और यूनिवर्सिटी के भी नक्शे पास हैं। दूसरा, हम लोगों ने कहा कि ये जो शिक्षा का मंदिर है, बहुत सारे महापुरुष हैं, मदन मोहन मालवीय हैं जिन्होंने बनारस BHU यूनिवर्सिटी बनाई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी महापुरुषों ने बनाई, सर सैयद साहब ने अलीगढ़ बनाई, आजम खां साहब ने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, हकीम अजमल खां, मौलाना मोहम्मद अली जौन ने जामिया इस्लाम में बनाई। ये जितने बड़े बड़े इदारे हैं, हमारे यहाँ हिंदू कॉलेज है, जैसे कॉलेज है और बहुत सारे कॉलेज हैं, ये कहीं कहीं ना लोगों ने बनाई है, शिक्षा के मंदिर हैं और इसके अंदर सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बनते हैं। हमने उनसे अनुरोध किया कि आप न्याय की कुर्सी पे बैठे हैं और ये एक शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा का एक इबादत गाह है, जहाँ पे बहुत सारे लोग तालीम लेकर पढ़कर न जाने देश की सेवा में, सेना में योगदान देंगे, कोई IAS बनेगा, कोई PCS बनेगा। तो हम लोगों का यही अनुरोध है कि जब उसके अंदर पास नहीं होते थे नक्शे, तो इसलिए नक्शा पास नहीं किया। अगर सरकार कोई पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बिल लाती है तो आजम खां साहब, समाजवादी पार्टी, सारी यूनिवर्सिटी के सभी लोग जो है उसका पालन करेंगे। जिस तरह का भी कोई बिल लेके आती है, तो हमारा यही कहना है कि जो आदेश है उसको वापस लिया जाए और जौहर यूनिवर्सिटी में आज 3,000 बच्चे उसके अंदर पढ़ते हैं और करीब 10-12 हज़ार बच्चे उसके अंदर आगे इनरोल होने के लिए उम्मीद लिए बैठे हैं, लेकिन सिर्फ इन्हीं अफवाहों की वजह से इनरोल नहीं हो पाते हैं। तो इस क्षेत्र के अंदर एक तालीम याफ्ता यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई है तो बच्चों के लिए तालीम के लिए, उस यूनिवर्सिटी के ऊपर आप अपनी निगाह अच्छी रखें, आप न्याय की कुर्सी पे बैठे हैं। हमें विश्वास है पहले भी आजम खान साहब को न्याय मिला है और अब भी इस यूनिवर्सिटी के मामले में उन्हें न्याय मिलेगा। दिल्ली को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों का सिर्फ सीधा सा ये कहना है, हम लोकतंत्र के अंदर रहते हैं, लोकतांत्रिक देश के अंदर रहते हैं। बाबा साहब के संविधान ने एक व्यवस्था दी है, अगर बच्चों की कुछ शिकायतें हैं या जो भी मांग है, सरकार को उसको सुनना चाहिए। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों के इस्तीफे हुए हैं, तो कोई उनकी ऐसी तो मांग नहीं है। उनकी मांग ये है कि जो पेपर लीक हुए हैं
जो नेट के अंदर परीक्षा घोटाला हुआ है, सीबीएसई का जिस तरह से टेबुलेशन में गड़बड़ हुई है, तो उन सारी चीज़ों की सरकार जांच करे। अगर दोषी है तो उनका इस्तीफा दे, और जो वहाँ धरने पे बैठे हैं उनसे बात करनी चाहिए। लोकतंत्र में यही व्यवस्था है। तो लाठीचार्ज करना निंदनीय है, घोर निंदनीय है। और जिस तरह का व्यवहार वहाँ नौजवानों और छात्रों के साथ हुआ है, मैं समझता हूँ इस तरह का व्यवहार अंग्रेज जमाने में भी जनता के साथ नहीं हुआ था। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। संभल के नखासा थाना क्षेत्र के सलारपुर कला में संचालित एक कथित अवैध क्लिनिक पर इलाज के दौरान मरीज की मौत का आरोप लगा है। मृतक प्रमोद के परिजनों और ग्रामीणों ने क्लिनिक संचालक पर गलत इलाज और लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। उनका कहना है कि मरीज की हालत बिगड़ने के बावजूद उसे दूसरे अस्पताल ले जाने में बाधा डाली गई। ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच मुकदमा दर्ज कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस जाँच जारी है। संभल से सीनू संवाददाता वसीम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।